नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। योगी सरकार के कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों और रेहड़ी वालों को पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जहां इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंशिक तौर पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार के इस आदेश पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी सवाल उठाए थे, जबकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरने का काम किया। देखिए, व्यापारी जात धर्म से ऊपर उठकर के काम करता है। व्यापारी सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करता है। यदि सरकार ने ये आदेश दिया है कि नेम प्लेट लगानी है, तो व्यापारियों को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यदि हम संजय गुप्ता हैं तो हम किसी को बताएं हम संजय गुप्ता, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई है, तो इस पर भी जो भी सरकार ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा, वो भी और बड़े परिदृश्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसने हम लोग किसी एक पहलू को देखते हैं, माननीय न्यायालय बहुत से पहलुओं को देखते हैं। तो उन्होंने जो फैसला दिया है वो भी स्वागत योग्य है। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोगों को बांटना चाहती थी, दिलों को बांटना चाहती थी, जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसमें बंटवारा करना चाहती थी, नफरत और नकारात्मक राजनीति करना चाहती थी, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है, जो कुर्सी का झगड़ा है, उससे जनता का ध्यान हटाना चाहती थी, अपने संगठन भाजपा का भी ध्यान हटाना चाहती थी। इसलिए इस तरीके के फैसले आए थे जो संविधान के अनुरूप नहीं थे, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पे रोक लगाई है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मनमानी से नहीं चलेगा, नफरत और बंटवारे से नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों के नाम और उस पर मोबाइल नंबर के लिए जो फरमान जारी हुआ था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 26 जुलाई तक की रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि क्या इस तरह के सरकारी फैसलों से सद्भावनाएं बिगड़ सकती हैं। इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले पर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज़रूर मुखर होकर बोलने लगी हैं कि पहले से जो विरोध कराया जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इस तरह के फैसलों से बंटवारा किया जा सकता हो सकता है। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर बयानबाजी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद उनके कुछ अधिकारियों ने भी कहा था कि कुछ जिलों में जहां से कांवड़ लेकर लोग निकलते हैं, यानी कि ये जो कांवड़ यात्री निकलते हैं, वहां पर अपनी दुकानों के आगे जो दुकानें हैं, जो होटल हैं, वो अपने नाम और उस पर अपनी पहचान बताएं। फिलहाल जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो या फिर जेडीयू हो, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस फैसले का विरोध भी किया था और इसे गलत ठहराया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सामने ही जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकारा, साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी दिए। आज मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से प्रकरण को लिए, सबकी बात सुने हैं और क्रमवाइज सबकी बात सुने जनप्रतिनिधियों की। पहले जनप्रतिनिधियों से बात किए हैं, इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, सारे लोगों से समस्या पूछे, उसका निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए। एलडीए के नए वीसी प्रथमेश कुमार ने राजधानी वासियों को झटका दिया है, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्युनिटी सेंटर में शादी करने का बोझ अब लोगों पर बढ़ जाएगा। दरअसल एलडीए अब सामुदायिक केंद्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर सामुदायिक केंद्रों का किराया लगभग 2 गुना हो जाएगा। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने विरोध जाहिर किया है। संदर्भ में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है और ये सूचना है कि सरकार सामुदायिक केंद्रों का निर्माण इसलिए कराती है कि जनता को कम दर पर आसानी से
अपने बच्चों के मांगलिक कार्य करने के लिए उनको स्थान उपलब्ध हो सके। और प्राइवेट चूँकि जगह बहुत महंगी होती हैं, प्राइवेट होटल्स बहुत महंगे होते हैं, तो जिन लोगों की आर्थिक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो भी अपने बच्चों का विवाह, अपने बच्चों के जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उसको धूमधाम से कर सकें और सम्मान के साथ कर सकें। यदि इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता को दिक्कत होगी। आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय से, साथ ही साथ जो उनकी चेयरपर्सन हैं कमिश्नर साहिबा से, कि इस पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। यदि इनके दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे तो आम जनता को समस्या होगी और जो सरकार की मंशा है वो मंशा कहीं ना कहीं धूमिल होगी। क्योंकि यदि सामुदायिक केंद्रों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और निजी क्षेत्रों में जाएंगे तो फिर निजी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपनी मनमानी करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामुदायिक केंद्र का किराया है वो 2 गुना होने जा रहा है। विकास प्राधिकरण के शहर के अंदर करीब 100 सामुदायिक केंद्र चल रहे हैं, जिसमें से 5 सामुदायिक केंद्र ऐसे हैं जो गोमती नगर में है। विराट खंड, विवेक खंड समेत 5 ऐसे खंड हैं जहां पर 5 सामुदायिक केंद्र हैं जिनको जो है अब लीज पर देने की तैयारी चल रही है। 24 जुलाई को जो है निजी हाथों में जो है ये जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, देने की पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि 24 जुलाई को इसका बाकायदा टेंडर किया जा रहा है। अब टेंडर के बाद जो है जो निजी हाथों में जब ये सामुदायिक केंद्र चले जाएंगे तो जो किराया अभी लिया जा रहा है वहाँ पर मानी सी बात है उसका जो किराया है वो 2 गुना के करीब पहुँच जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में जो सहूलियत जो मिलती थी वहाँ उन सामुदायिक केंद्रों में आम लोगों को, वो अब उनको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जब निजी हाथों में जाएगा तो जो वहाँ पे तमाम कैटर्स होते हैं या फिर जो है टेंट का जो भी जो वहाँ देखता है काम, उन सभी का जो है जाहिर सी बात है रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि निजी हाथों में जिस तरीके से जाएगा तो वो अपने हिसाब से वो मनमाना तरीके से उसका रेट वो वसूलेंगे आम जनता से। तो इसका कहीं ना कहीं फर्क जो है आम जनता की जेबों पे पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं इनसे मुलाकात करने की बात की है, उनका इसका विरोध किया है और कहा है कि जो ये फैसला लिया गया है इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, साथ ही कुंभ के विकास कार्यों के प्रगति के बारे में अपडेट भी लिया। वहीं कांवड़ यात्रा विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा, कांवड़ियों का सम्मान जरूरी है और हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। खासतौर से कोई नफरत की राजनीति नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रहे हैं। यही मोदी जी का मंत्र है और इसी आधार के ऊपर हम आगे भी काम करते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई नफरत नहीं है। बजट सर्व समावेशी होगा, जन कल्याण का होगा, रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने वाला और हर तरह से डेवलप्ड इंडिया की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आईं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर के मातहतों को हिदायत भी दी। वहीं पुलिस बलों की तैनाती के साथ भारी भीड़ को देखते हुए कई जगहों पर रूट भी डायवर्ट किए गए, जिसे लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने जानकारी दी। देखिए, हमारे 5 जनपदों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे लोधेश्वर महादेव में स्थिति हो, चाहे अम्बेडकर नगर के विभिन्न शिवालयों में हो, और यहाँ नागेश्वर नाथ और अन्य मंदिरों में भी लगातार लोगों का क्रम है। हाँ, ये बात अलग है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हमारी अगले इतवार से हम लोगों का अपना आकलन है वो बहुत बढ़ेगी और श्रावण शिवरात्रि के आसपास से लोग इसमें पीक पे आते हैं, लेकिन ये फिर आगे सिलसिला रहता है। उसको लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरीज भारी वाहनों के संदर्भ में जारी की गई हैं और हम लोग सभी कार्रवाइयाँ उसमें करा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे मठ के महंत लोग हैं, जो हमारे आयोजक लोग हैं, प्लस जो हमारे मौजूद और सम्राट लोग हैं पूरे शहर के, उन सबसे हम लोगों ने संवाद किया हुआ है और हम लोग
आश्वस्त हैं कि जिस तरह से गत वर्ष में अयोध्या वासियों के सक्रिय और सकारात्मक सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न कराया गया था, यहाँ पर भी श्रावण झूला मेला अच्छी तरह संपन्न होगा। साथ ही साथ बाराबंकी में जो लोधेश्वर महादेव में जिसमें भारी संख्या में लोग सुबह से आ रहे हैं, वहाँ पर भी सभी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी। तो वहीं आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा, जिसे लेकर आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो रहा है और हम लोगों ने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया है और लगभग केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स के लिए कुछ कदम उठाए भी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की मांग और अपेक्षा ये है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए इस बजट पे ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू की जाए, घोषणा उसकी की जाए, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की जाए, ताकि जो देश का ट्रेडिशनल व्यापारी है उसका व्यापार बच सके और व्यापार बढ़ सके। साथ ही साथ जो लोग जीएसटी में जो व्यापारी पंजीकृत हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इस बजट में उसकी घोषणा की जाए, ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। देश के सभी प्रमुख राज्यों की प्रमुख शहरों की प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना की जाए, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से और जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी की बहुत सख्त आवश्यकता है। एक बार फिर सरकार की ओर से केंद्र में बजट निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करने जा रही हैं। तमाम अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता से, व्यापारियों की, कि जो युवा वर्ग है या फिर महिलाएं हैं या फिर शिक्षा से संबंधित तमाम फैसले हैं, इनको लेकर के सरकार की ओर से हो सकता है इस बार बजट में कुछ जो है पेश किया जाए। जहां व्यापारी वर्ग की बात करिए तो व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि जो जीएसटी है उसमें जो तमाम आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उनमें जीएसटी में तमाम रियायत दी जाए, छूट दी जाए। साथ साथ जो वो लोन लेते हैं, उस पर जो ब्याज पड़ता है, ब्याज की जो दरें हैं उनमें भी जो है कम किया जाए। और साथ साथ जो माल होते हैं या तमाम इस प्रकार के जो बाजार होते हैं, इन सब में सीसीटीवी जो कैमरे हैं, ताकि जो व्यापारी वर्ग वो भी सुरक्षित रहे और जो वहां पे पब्लिक जाती है वो भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के व्यापारी वर्ग एक बार फिर से जो है अपेक्षाएं की है सरकार से कि शायद इस बार बजट में व्यापारी वर्ग के लिए सहूलतें होंगी और साथ साथ जो शिक्षा के प्रति है या फिर जो तमाम युवा है जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ होगा इस बजट में। और साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर के भी शायद इस बार बजट में कुछ हो। तो तमाम अपेक्षाएं इस बार व्यापारी वर्ग ने अपेक्षाएं की है सरकार से। हालांकि बजट पेश होगा तभी चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार क्या कुछ है इस बार बजट में। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं खास कार्यक्रम जनता रिपोर्टर में। 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज विधान परिषद में लाल बिहारी यादव के नाम पर मोहर लगाई है। लेकिन सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा कौन होगा, इसको लेकर अभी मंथन समाजवादी पार्टी में चल रहा है। क्योंकि लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है, अखिलेश यादव लोकसभा के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन होगा, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब विधान परिषद के नेता का ऐलान हो सकता था तो विधानसभा के नेता के लिए भी समाजवादी पार्टी को जल्द ऐलान कर देना चाहिए था। फिलहाल तैयारी क्या है, इसको लेकर जो नेता है वो कह रहे हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, यानी अखिलेश यादव तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन जिन नामों को लेकर ज्यादा चर्चा है उसमें इंद्रजीत सरोज और पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान, इस तरह के पोस्टर अब प्रयागराज में लगाए जा रहे हैं। बता दें, जहां बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दुकान के आगे नाम लिखने के लिए कांवड़ यात्रा जहां जहां से निकलनी थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए, जहां विपक्ष लगातार हमलावर है। और ऐसे में अब प्रयागराज में कांग्रेस
नेता के द्वारा ये पोस्टर चिपकाया जा रहा है और शहर के विभिन्न इलाकों में चिपकाया जा रहा है और चौक बाजार जो व्यस्त इलाके हैं और जहां से कांवड़ यात्री गुजरते हैं वहां पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिस पे राहुल गांधी की फोटो भी है और सबसे बड़ी बात है इस पे लिखा है मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू मुसलमान। इस पे कांग्रेस के नेता इरशाद उल्लाह व उनके अन्य कांग्रेस के नेता साथ ये पोस्टर जगह जगह चिपकाते नजर आए हैं और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आज श्रावण का पहला सोमवार था और कहने के भक्त अपने पूरे उत्साह के साथ मन्नत के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे थे, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों के साथ में जाति की गई, उनको जो है पूजा अर्चना नहीं की गई। तो उसके लिए लगातार वे पूरी आक्रोशित होकर डीएम के गेट के पास, ऑफिस के पास पहुंचे और लगातार भोले बाबा के जयकारे लगाते दिखाई देते नजर आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को जो है पूजा अर्चना करने के लिए रोका गया, तो इसके लिए पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर करते दिखाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मंदिरों में जाने के लिए विशेष समुदाय के लोगों को भी आग्रह किया गया था, लेकिन एक बार फिर इटावा में आज पहले सोमवार को ही पूरी तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए विशेष समुदाय के लोगों को वंचित किया गया है, जिसके लिए लगातार डीएम से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को मंदिर में पूजा अर्चना करने दी जाएगी या इसी तरीके से भगा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत की जनता टीवी इटावा। पनकी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में किसी न किसी विवाद की स्थिति हर वक्त बनी रहती है, कभी महंतों के बीच का विवाद तो कभी कोई और अब तो कानपुर के इस प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर के 2 महंतों पर एक बुजुर्ग महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत कर दी है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि पनकी मंदिर के 2 महंत जबरन उसकी दुकान को खाली कराना चाहते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला ने पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाने के बाद ये भी कह दिया है कि अगर अब उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार के सहित आत्मदाह कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेश शर्मा के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी कानपुर। आजकल मोबाइल के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि घर बैठकर पैसा कमाएं, जिसमें कुछ बेरोजगार लड़के और बेरोजगार लड़कियां खराब करने वालों के चक्कर में फंस जाती हैं और लाखों रुपए कमा देती हैं। ऐसा एक मामला कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक बेरोजगार लड़की ने लाखों रुपए कमा दिए। आपको बता दें कि लड़की ने बताया कि हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि आप घर बैठकर पैसा कमाएं। हम लालच में आए और 1000 रुपये लगा दिए। उसके बाद हमारे खाते में 1300 रुपये आ गए। लालच बढ़ता गया और लगातार हम पैसे लगाए, लेकिन उसके बाद हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आया। पूरा पैसा हमने 1,11,00,000 रुपये लगा दिए, लेकिन हमारे खाते में पैसे न आने के बाद हम उस नंबर से संपर्क किया, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लड़की ने बताया कि उसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर और साइबर सेल को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग किए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर खराब करने वाले पर कार्रवाई कब करते हैं। आदित्य पांडे, जनता टीवी कुशीनगर। अलीगढ़ के थाना खेल क्षेत्र में दबंगों का कहर आज भी जारी है, जहां लगातार घटनाओं के बावजूद इस बार भी दबंगों ने एक मजदूर को खेत पर जाकर मारपीट कर दी और मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं जब दबंग मजदूर के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया, तो इसी दौरान दबंग मजदूर को ग्रामीणों ने घेर लिया और उसके साथ ही मारपीट कर दी। जब दोनों तरफ से मारपीट में जो लोग घायल हुए हैं, उसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों पक्षों के दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि दबंग आए दिन वहां पर दबंगी करते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं, जिसके लेकर पुलिस जो है एक पक्ष से तहरीर लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का कहना यह है कि जिस पक्ष की भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए जैद खान की रिपोर्ट।